ये फ़ोन किसका आया था कि टिकट होल्ड पर चला गया है? 13 जनवरी को टिकट घोषित हुआ। हम लोगों ने लगभग 12-13 दिन प्रचार किया, उसके बाद टिकट होल्ड पर हो गया। तो संजय भाई जोशी जी का रात को 1 बजे करीब मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि सुबह 5:30 बजे नरेंद्र सिंह तोमर जी के आवास पर आ जाइए। उन्होंने कहा भाई टिकट होल्ड पे कर रहे हैं। मैंने कहा भाई साहब मेरा तो प्रचार चल रहा है। मैंने ये मान लिया कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, भगवान ने इस बार मेरे भविष्य भाग्य में लिखा ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि अब तुम किसी से सिफारिश मत करो, ना कहीं जाओ, अब तुम चले जाओ वापस। और फिर उन्होंने एक सेंटेंस और कहा, सोमेंद्र मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहूँगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंद्र राणा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सियासी पंचायत। आज से शुरू हो रही है मेरठ दक्षिण के विधायक डॉक्टर सोमेंद्र तोमर की पूरी कहानी 3 हिस्सों में। एक सामान्य परिवार से निकलकर छात्र राजनीति में कदम रखने वाला एक युवा आखिर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री की कुर्सी तक कैसे पहुंचा। इस कहानी में संघर्ष है, छात्र राजनीति है, चुनावी हार है, जीत है, टिकट कटने का दर्द है, राजनीतिक वनवास है और फिर उसी संगठन में वापसी की कहानी भी है। 2012 में विधानसभा का टिकट क्यों कटा, टिकट कटने के बाद क्या हुआ, उस मुश्किल वक्त में उन्होंने खुद को कैसे संभाला और फिर 2017 में दोबारा टिकट मिलने की कहानी क्या थी। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी उनके संघर्ष और उनकी वापसी की कहानी। जब सीटों का परिसीमन हो रहा था तो उस कमेटी में बाबू हुकुम सिंह जी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे थे और यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में वो सारी मीटिंग्स हुई थी जहाँ तक मुझे याद है। तो नई सीट बनी मेरठ दक्षिण 2012 में। आपको कब पहली बार लगा कि अब मुझे मेरठ दक्षिण से ट्राई करना चाहिए? देखिए उस समय जब ये खरगोदा सीट थी, जब हम छात्र संघ में थे तो खरगोदा सीट थी। तो उसी समय जो अपने मित्र होते हैं उन्होंने कहा कि खरगोदा से चुनाव लड़ना है, विधायक का चुनाव लड़ना है। उस समय लगता था कि नहीं, हम लोग कहाँ, ठीक है छात्र संघ अध्यक्ष बन गए हैं, आप देखेंगे आगे बढ़ेंगे। उस समय पहले तो ये सोच रखा था कि हम लोग कहीं प्रोफेसर, कहीं टीचिंग में जाएंगे। उसके बाद हम मन में ये ज़रूर था कि मौका मिलेगा तो हम लोग को विधायक इसी सीट से बनना है। 2009 में परिसीमन हुआ, 2012 में ये सीट मेरठ दक्षिण के नाम से बनी। तो मुझे जो संगठन के हमारे वरिष्ठ लोग थे उन्होंने कहा कि प्रयास करना चाहिए तुम्हें, इस सीट पर चुनाव के लिए तैयारी करो। तो मैंने प्रयास किया, मैं लोगों से संपर्क किया और भगवान के आशीर्वाद से पार्टी के जो सर्वे हुए, पूरा संगठन का भी सहयोग था और मेरा पार्लियामेंट्री बोर्ड से भी टिकट घोषित हो गया। 13 जनवरी को टिकट घोषित हुआ। हम लोगों ने लगभग 12-13 दिन प्रचार किया, उसके बाद टिकट होल्ड पर हो गया और फिर 10 दिन टिकट होल्ड पर आया, यानी 10 दिन तक कोई प्रत्याशी नहीं था। फिर बाद में सिंबल दे दिया गया और सीट हम लोग, पार्टी जीत गई उस सीट को। तो लगातार प्रयास चलता रहा। जब अखबार में नाम छपा आपका मेरठ दक्षिण से सोमेंद्र तोमर बीजेपी के प्रत्याशी, 14 जनवरी 2012 की बात है शायद, 13 जनवरी को आपको मिला, 14 के अंक में छपी ये खबर जी। तब आपको कैसा लगा? देखिए मैं तो 13 जनवरी को जैसे ही टीवी पर आया, मैं अपने ऑफिस में था यहीं पर ही, जैसे ही आया कि मैं प्रत्याशी घोषित किया गया हूँ, तो मुझे लगता है 5-7 मिनट में इतना हमारा सब क्षेत्र के लोग युवा आ गए थे। तो सिर्फ एक ही जगह जहाँ मुझे जाना था, मैं सीधे यूनिवर्सिटी का जो मंदिर है अपना, भगवान शिव मंदिर, मैंने वहाँ जाके प्रार्थना की और वहाँ पूजा करने के बाद हम फिर सब लोगों से मिले। ये फ़ोन किसका आया था कि टिकट होल्ड पर चला गया है, दिल्ली आ जाओ? संजय भाई जोशी जी भाई साहब उस समय चुनाव देख रहे थे, उत्तर प्रदेश चुनाव के प्रभारी थे। नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे संगठन के प्रभारी थे, भाजपा के प्रभारी थे। तो संजय भाई जोशी जी का रात को 1 बजे करीब मेरे पास फ़ोन आया। कितने? सुबह 5:30 बजे हुआ। कितनी तारीख की बात? ये 22 तारीख की रात की बात है। उन्होंने कहा कि सुबह 5:30 बजे नरेंद्र सिंह तोमर जी के आवास पर आ जाइए। ये नहीं बताया क्यों? ना। उन्होंने कहा, उन्होंने पहले मेरे से ये पूछा घर पहुंच गए? मैंने कहा भाई साहब अभी आया हूँ। मैंने कहा भाई साहब प्रचार में था, अभी पहुंचा हूँ। कहने लगे सोए नहीं? मैंने कहा नहीं भाई साहब अभी आया था मैं। कहने लगे अच्छा फिर सुबह 5:30 बजे आना है? मैंने कहा पहुँच जाऊँगा भाई साहब।
मैं 5:30 बजे पहुंच गया। मेरे याद है कि अशोक रोड पे ही नरेंद्र सिंह तोमर जी भाई साहब का घर था उस समय। मैं सुबह सुबह वहाँ पहुँच गया था। तो उन्होंने मेरे से कहा कि भाई सोमेंद्र ऐसे ऐसे विषय है। मैंने कहा भाई साहब आपने टिकट दिया है, संगठन ने टिकट दिया, जो आपका आदेश होगा मुझे मान्य होगा। उन्होंने कहा अभी थे उस समय उस कमरे में? नहीं, कमरे में 3 ही लोग थे, संजय भाई जोशी जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी और मैं। उन्होंने कहा भाई टिकट होल्ड पे कर रहे हैं। मैंने कहा भाई साहब मेरा तो प्रचार चल रहा है, सुबह मुझे वहाँ पहुँचना है, 9 बजे मेरा गुरुद्वारे पे कार्यक्रम था शास्त्री नगर में सेक्टर 3। कहने लगे सब रोक दो। मैंने कहा भाई साहब जैसा आपका आदेश। आपने फ़ोन कर दिया कि कार्यक्रम नहीं होगा? मैंने ये कहा कि अभी कार्यक्रम के लिए अभी मना किया गया। तो जैसे जैसे लोगों को पता चला, यहाँ समर्थक इकट्ठा थे, हवन हो रहे थे, उसके बाद नारेबाजी हो रही सब थी। कुछ दिल्ली भी पहुंच गए थे, यहाँ भी मंदिर में पूजा कर रहे थे, कुछ लोग अपना यज्ञ कर रहे थे। था आक्रोश था युवाओं में। उन्हें लगता था कि एक युवा को टिकट मिला, क्योंकि 2 ही टिकट हुए थे युवा मोर्चा के, एक हरीश जी का और एक मेरा। तो वो पूरे पश्चिम में आक्रोश था उस बात को लेकर कि गलत हुआ है। 26 जनवरी को शायद आपकी गडकरी जी से मुलाकात होती है, अगर मैं गलत नहीं, हूं तो। मुझे लगता है कि हम लोग लगभग 26 जनवरी से पहले तो क्षेत्र यहाँ के मेरठ के आसपास के ज़िले के लोगों ने लगभग 25 तारीख को वो लोग उनके घर पे पहुँच गए थे गडकरी जी के। उस समय वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो गडकरी जी का घर क्योंकि बराबर में उस समय तो वहाँ पर सब लोग पहुँच गए। तो फोर्स ने कहा कि कल 26 जनवरी है, आप लोग चले जाइए। गडकरी जी ने फिर उनसे कहा भी मैंने तो टिकट दिया ही है, मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं तो उसकी रिपोर्ट के आधार पर उसे टिकट दिया है, मेरा कोई रोल नहीं है। 6 मंडल अध्यक्ष, स्थानीय सांसद सब आपके फेवर में थे। मैंने कहा पूरा संगठन उस समय जो इस विधानसभा को देख रहा था, उसमें महानगर अध्यक्ष, हमारे 6 के 6 मंडल अध्यक्ष, हमारे माननीय सांसद जी, सब लोग मेरे पक्ष में थे। और यहाँ तक कि जितने भी सर्वे में जो मुझे बताया गया, सर्वे में सब में रिपोर्ट गई हुई थी, उसी आधार पर मुझे टिकट हुआ। नहीं तो मैं तो युवा मोर्चा का प्रदेश का महामंत्री था उस समय। टिकट हुआ, लेकिन गडकरी जी के यहाँ से भी मेरे साथ फिर वही होता है कि वहाँ से फ़ोन आता है शैलेश भैया का कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुलाया है तुम्हें। मैंने कहा किस समय बुलाया? तो उन्होंने कहा वही आ जाइए 6:30 बजे के करीब आप। 26 जनवरी के बाद ये, हाँ, मुझे लगता है ये बात होगी कोई 1 जनवरी के आसपास की, 1 फरवरी की, 1 फरवरी के आसपास की ये बात है। तो मैं जैसे ही पहुँचता हूँ तो उस समय सर उठे नहीं थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उठे नहीं थे। तो शैलेश भैया मुझे मिले। मैंने कहा भैया, कहने लगे आ गए? तो मैंने कहा हाँ भैया। कहने लगे अभी बैठो सर आने वाले हैं। तो उन्होंने मुझे ड्राइंग रूम में बैठा लिया। इतने में भाई साहब आते हैं उठ के, उन्होंने कहा सुमेंद्र एक काम करना, तुम, मैं नागपुर जाना है मुझे, मेरी अभी फ्लाइट है, तुम मेरे साथ चलना। तो मुझे गाड़ी में बैठा लिया उन्होंने, मुझे साथ लेके फिर पेड़ से पूछा उन्होंने क्या है ये और वो सारी चीज़ों बात हुई। एयरपोर्ट तक रास्ते में मेरे से बात हुई, क्या काम है तुम्हारा, क्या करते करते। मैंने कहा भाई साहब ये है सब चीज़ें। उन्होंने पूछा पिताजी क्या करते? हाँ पिताजी, मैंने कहा पिताजी रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और मेरे अपने संस्था हैं, मैं उनमें काम करता हूँ। तो मैंने कहा अपने इंस्टीट्यूट से। कहने लगे तई, मैंने कहा तैयारी मेरा सब कुछ छप चुका है, मैं सब चीज़ें कर चुका हूँ। कहने लगे अब एक काम करो, तुम मेरे बात मानो, अब तुम किसी से सिफारिश मत करो, ना कहीं जाओ, अब तुम चले जाओ वापस। और फिर उन्होंने एक सेंटेंस और कहा कि मैं पूरी ज़िंदगी सोमेंद्र, ये गडकरी जी की ज़बान है, शेर की ज़बान है, मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं उस दिन मुझे लगा कि अब इससे ज़्यादा एफर्ट्स मैं नहीं कर सकता। तो मैं वहाँ से, जब सर ने बोल दिया गडकरी जी ने, तो मैं वहाँ से निकला। मैं सीधे विनायक कॉलेज आया अपने, और वहाँ आके मैंने क्रिकेट खेला, क्योंकि मैंने ये मान लिया कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। भगवान ने इस बार मेरे भविष्य भाग्य में लिखा ही नहीं है। उन्होंने शायद ये भी पूछा कि कितना खर्च हो गया चुनाव में? हाँ, कितना खर्च हुआ। मैंने कहा सर वो विषय नहीं है, विषय बस ये है कि मेरी एज के हिसाब से अभी ये निर्णय मेरे लिए क्या आगे के लिए क्या लेकर आएगा। तो उन्होंने कहा परेशान ना हो, सब अच्छा होगा, अब जाओ घर चले जाओ। 32 साल के थे आप उस समय शायद? हाँ 31 साल उम्र, 31 का हो गया था मैं, 32 में लगा। जब आप गडकरी जी से मिलकर लौटे तो रास्ते में क्या सोच रहे थे, क्या भाव थे, क्या फ़ोन पे किससे बातें हुई, घर में किसी से बात हुई हो? मैं सिर्फ यही सोचता हूँ कि मैं उस हद तक प्रयास करता हूँ जो भी संभव मेरे से हो सकता। जब सफलता मैंने सोच लिया फिर कि भगवान ने लिखा नहीं है हमारे भाग्य में। पिताजी ने क्या कहा जब उन्हें पता चला, उनसे मिले आके? देखिए कभी राजनीतिक इन विषयों पे, कभी पिताजी से, कभी पिताजी का वो नहीं रहा इन्वॉल्वमेंट।
आपकी पत्नी भी गृहिणी है, लेकिन हाँ, वो भी राजनीति से घर कोई में बातें मतलब होती हैं, फिर भी इमोशंस जुड़े होते हैं। माँ भी अपने तरीके से सोचती है बेटे के बारे में, पत्नियां भी सोचती हैं, तो माँ या पत्नी से कोई बात नहीं। इस इन बारे में? विषयों पे मैं कभी भी परिवार में मेरी राजनीतिक चर्चा में ज़्यादा करता नहीं। क्या उस रात आपने आईना देखा था? सोचा हो, अपने को रिवेल्युएट किया हो कि आखिर चूक कहाँ रह गई? नहीं, चूक तो मुझे सिर्फ एक ही उसमें रही, एक साधारण परिवार से आना। कोई राजनीतिक मेरे पास इस तरह का वो नहीं था। ना तो मेरी मेहनत में कोई कमी थी, ना मेरे संगठन के अनुभव में कोई कमी थी। मैं लगभग 98 से लेकर 2012 तक, उस समय भी मैं युवा मोर्चा का प्रदेश का महामंत्री था, लेकिन उससे पहले मैं प्रदेश मंत्री था, प्रदेश का संयोजक रहा 3 साल तक। यानी मैं 8-9 साल का तो अनुभव मेरा युवा मोर्चा का था, संगठन का था। छात्र संघ का तो था ही, विद्यार्थी परिषद का अलग था। तो मुझे ये लगता था कि बाबा ने जो लिखा है, भगवान भोलेनाथ ने, वो जब लिखा होगा जब हो जाएगा, अपने इससे ज़्यादा प्रयास नहीं हो सकता। तो एक बहुत हमारे वरिष्ठ, मेरे बिल्कुल एज अभिभावक, उन्होंने मुझे कहा कि सोमेंद्र, इस पार्टी में तुम्हारे लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं। मैं ऐसे ऐसे वहाँ कह देता हूँ, तुम्हारा ठीक सम्मान रहेगा, तुम वहाँ जाके ज्वाइन कर लो। 3 साल आपको कोई जिम्मेदारी भी नहीं मिली थी टिकट कटने की? अभी मैं 2012 का ही बताता हूँ। हाँ। तो 2012 में उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसे ऐसे चले जाना, मैं वहाँ बोल दूंगा, तुम्हारा ठीक एडजस्टमेंट हो जाएगा। मैंने कहा भाई साहब नहीं, जो मेरे भाग्य में लिखा होगा यही होगा, मैं यही मेहनत करूँगा। लेकिन टिकट कटने के बाद 3 साल का जो दौर था, यानी उस समय जो परिस्थितियाँ थी, मैं नहीं जाना चाहता, ना किसी के लिए कहना चाहता, लेकिन मुझे किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता था। यानी मैं कार्यकर्ता की तरह से भी ट्रीट नहीं हुआ, मुझे किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता। यहाँ तक कि लोगों ने वीटो लगा दिया था कि इसे कार्यक्रम में नहीं बुलाना है। मैं 2015 तक इन्हीं सब चीज़ों में चलता रहा। जब इस तरह का माहौल था, मैं लगा रहा, अपने जो मेरे पुराने लोग थे जिनसे मैं जुड़ा हुआ था, सब लोगों से मिलता जुलता रहा, मैं लगातार संपर्क में रहा। 2015 में फिर अनुराग जी के द्वारा मुझे राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया। ये 17 सितंबर 2015 की बात है। मोदी जी के जन्मदिन पर एक पंचक्रांति अभियान की घोषणा की गई थी। उसमें माननीय अनुराग ठाकुर जी ने मुझे राष्ट्रीय मंत्री बनाया और उससे फिर से मेरी शुरुआत हुई। लेकिन बीच में मुझे बहुत वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद भी मिला, मार्गदर्शन भी मिला। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, आपके माध्यम से, कि मेरा 12 में टिकट कटा। जिस सीट पे मैं चुनाव लड़ना चाहता था वो सीट जीत गए थे, सिटिंग एमएलए था। मेरे से लोगों ने कहा कि आप सीट बदल लो। कम ही सीट थी उस समय बीजेपी के पास। हम लोग और बागपत नहीं, हम लोग जीती हुई सीट बहुत कम थे। लगभग 47 विधायक जीते थे, 5 उनसे फिर लोकसभा में चले गए थे, तो 42 के करीब बचे थे। आपको शुभ चिंतकों ने सलाह दी, मुझे कहा कि तुम दूसरी सीट देख लोगे। मैंने कहा सुनो, मैं सीट नहीं बदलता, भगवान ने लिखा होगा तो इसी सीट पर चुनाव लड़ूंगा, जो मेरे भाग्य में होगा। और मैंने कभी भी किसी से दक्षिण के अलावा किसी सीट का जिक्र नहीं किया। 2015 में आपको संकेत मिल गया था कि 17 में लड़ना है? हाँ, एक बहुत वरिष्ठ और वास्तव में जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, जिन्होंने इस तरह की परिस्थितियों में भी मुझे बहुत हिम्मत बनाने का काम किया, उन्होंने मुझे बुलाया था। मैं मिलने गया, उन्होंने कहा सोमेंद्र मन ठीक रखना, अच्छा होगा। उन्होंने मुझे उस समय हिंट किया। और एक और ऐसा व्यक्तित्व था जो हमेशा मुझे ताकत देता था, वो थे चौधरी भूपिंदर सिंह। वो चाहे 12 का चुनाव हो, चाहे 17 का चुनाव हो, चाहे मेरा 14 हो। 2014 में जब ये सब बुरा समय चल रहा था, 3 साल तक कुछ नहीं था, भूपेंद्र जी भाई साहब के द्वारा लगातार मुझे कि मन ठीक रखना, परेशान ना होना, वो कहीं ना कहीं वो शब्द मेरे लिए एक हिम्मत का काम कर रहे थे, ऊर्जा दे रहे थे। और उन्हीं शब्दों के सहारे में चलता रहा। फिर भगवान की कृपा हुई, संगठन के वरिष्ठ लोगों ने मुझे फिर अवसर दिया, तो फिर आगे बढ़ी। 2017 में जब आपका टिकट हुआ तो क्या 2012 याद आया? देखिए 2017 में टिकट होने के बाद 2012 मैंने याद करना कोई औचित्य नहीं था कि हम 12 को याद करें। लेकिन ये है कि हम लोगों ने और रणनीति के तहत 2017 के चुनाव को किस तरह से हम लोग अच्छी तरह से लेके चल सकते हैं। मैं इस तौर पे पूछ रहा हूँ कि 12 में तो टिकट आपका हो ही गया था,
तो 17 में जब हो गया तो लगा नहीं कि आपको कि कहीं इस बार ये रिपीट नहीं हो जाए, तो इस बार मजबूत किलेबंदी की जाए संगठन के भीतर भी, ताकि ऐसा ना हो इस बार? देखिए, मैं 2012 में तो युवा मोर्चा की राजनीति करते हुए, यानी युवा मोर्चा का आप समझ सकते हो एक किस तरह का संगठन में काम करना, लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि जब आप पे विपत्तियाँ आती हैं वो आपको बहुत कुछ चीज़ें सिखा देती हैं। तो 17 वाले में जो कहीं ना कहीं मेरे से चूक 2012 वाले में हुई थी, उन्हें हम लोगों ने कवर किया था। 17 में पहली रैली कहाँ की थी आपने चुनावी? देखिए, पहला तो प्रचार हमारा पहले, देखिए हम लोग जो संगठन की, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं होता, हमारे यहाँ तो सब संगठन के द्वारा होता है। एक समिति बन जाती है, वही समिति सब कुछ कराती है। तो हम लोग पहले पूरी विधानसभा में हम लोगों ने मंडल वाइज हम लोग गए, मंडल से फिर गलियों में बूथ वाइज सब जगह हम लोग घूमे। किस तारीख को रिजल्ट आया था 17 का, कुछ याद पड़ता है? मुझे लगता है 8 फरवरी को हम लोगों का रिजल्ट आया था। उपलब्धियां वाली तारीखें हाँ, 8 याद रहती हैं। इस बार 10 फरवरी को हमारा रिजल्ट आया था, 2 दिन पहले था, 2 दिन बाद। रिकॉर्ड जीत मिली 17 में आपको। हाँ, पहला फोन किसे किया था जीतने के बाद? पिताजी को? नहीं, मैंने किसी घर पे ही पुराने फ़ोन किया, साथी को, घर पे ही पत्नी फ़ोन को? किया था, घर पे ही फ़ोन। वैसे तो उस समय फ़ोन तो पास होता नहीं है कोई भी बात करा देता है जो साथ में होते हैं ना, क्योंकि फ़ोन तो अंदर लेके नहीं जाते हम लोग जब काउंटिंग में रहते हैं। तो वही कोई भी आया, किसी ने किसी से बात करा दी, किसी ने किसी से बात करा दी, वही सब चीज़ चलती रही। लेकिन हाँ, मैंने जिन लोगों के मेरी मौत, मैंने सबसे पहले उन्हें फ़ोन किया। मैं उनका नाम नहीं ले सकता, मैंने उन्हें बताया कि भाई साहब जीत गए हम लोग। विधायक बनने के बाद पहला झटका क्या लगा? चूंकि जब तक आप विधायक नहीं बनते हैं तो तब तक सीट पे नहीं होते हैं, तो लगता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो पहली बार कब लगा कि विधायक बनने के बावजूद वो नहीं कर पा रहा हूँ जो कर सकता हूँ? देखिए डॉक्टर साहब, मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसा क्षण नहीं आया। किसान बैकग्राउंड, पिता शिक्षक, आपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स आके शुरू की, तो इस तरफ कैसे आए? देखिए गुरुजी, तो हमारे जो वाइस चांसलर थे आरपी सिंह जी, कह लगे सोमन तुम कॉलेज बना लो। मैंने कहा गुरुजी ये अपना काम ही नहीं है, हमारे कहाँ। मैं कहा मैं इस चक्कर में, कह लगे नहीं कर लो। तो मैंने शुरुआत की, परेशानियाँ आई, बहुत से परेशानियाँ आई, लेकिन बाद में भगवान की कृपा से संस्था शुरू हुई। 2005 में पहली संस्था थी मेरी, फिर 2007 में, फिर 2009 में, 2012 में, 2012 तक मेरी सारी संस्थाएं बन गई थी। आपकी संपत्ति बढ़ी, कॉलेज बढ़े, ज़मीन भी बढ़ी। और राजनीतिक विरोधी अक्सर कहते हैं कि सवाल उठाते हैं, राजनीतिक विरोधी मीडिया में भी बहुत बार चर्चाएं होती हैं। लोग आपकी इस यात्रा को किस नज़र से देखें, ये आप क्या चाहते हैं? आप कैसे देखते हैं अपनी इस यात्रा? देखिए, मैं तो एक चीज़ कह सकता हूँ, मेरा सब कुछ सब खुली किताब है। कहने के लिए कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमने सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं। और मैं सिर्फ अपनी संस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि देखिए राजनीति में भी आपके पास कुछ काम होगा तभी कुछ कर पाएंगे आप लोग। और इसीलिए भगवान ने कुछ ऐसा प्रोफेशन हम लोगों के लिए दिया जिससे कि हम लोगों से जुड़े भी रहते हैं, यूथ से भी कनेक्ट रहते हैं और क्षेत्र के लोगों से भी कनेक्ट रहते हैं। और मुझे खुशी भी है इस बात की कि संस्थाओं के द्वारा भी हर साल 8 से लेकर 10 गोल्ड मेडल हमारी संस्थाओं के आते हैं। यानी प्रयास यही है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में भी एक अच्छी माहौल वहाँ पर दें। और रही बात देखिए संपत्ति की, जो मैं शुरुआत यदि करूँ, मैंने पहला कॉलेज शुरू किया 2005 में, ज़मीन खरीदी 2004 में, 1,70,000 रुपये बीघा ज़मीन खरीदी। पार्टनरशिप थी? पार्टनरशिप में खरीदी। लोन था? लोन भी लिया, पार्टनरशिप में भी शुरू किया, और लोन कई बार एनपी भी हुआ। लेकिन जब हमने शुरुआत की तो मैंने कहा 1,70,000 रुपये बीघे मैंने ज़मीन खरीदी। आज वो ज़मीन 40,000 रुपये गज है वहाँ। दूसरा कॉलेज हमने शुरू किया तो मुझे लगता है कि 2,10,000 रुपये बीघे हमने ज़मीन खरीदी, आज वहाँ 25,000 रुपये गज ज़मीन है। और ये देखिए सिर्फ ज़मीन की नहीं है, आप हर चीज़ पर देख लीजिए, हर चीज़ जिस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो धीरे धीरे बढ़ती ही है। वैसे भी हम लोग आप देखिए देख सकते हैं, देखिए उस समय गोल्ड की क्या कीमत थी, आज गोल्ड की क्या कीमत है। संपत्ति 5 साल में बढ़ना, ये बढ़ना, देखिए लेकिन मैक्सिमम हमारा सब कुछ सब संस्थाओं का है, सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्हीं का सब कुछ। एक कॉमन परसेप्शन रहता है सोसाइटी में कि नेताओं की संपत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती है,
आम आदमी की उस रेशो में नहीं बढ़ती है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, मुझे ये लगता है कि नेताओं के प्रति लोगों की ज़्यादा ध्यान उधर रहता है। नहीं तो आम आदमी जिसके पास 10 ग्राम गोल्ड है, वो पहले यदि 15,000 रुपये का था, आज वो 1.5 लाख का हो गया, तो आप इसे बढ़ा हुआ मानेंगे या नहीं मानेंगे? आज खेती की ज़मीन भी जो कभी पहले 40,000 50,000 रुपये बीघे होती थी, आज 10 लाख रुपए बीघे हो गई है। तो एक किसान की भी बढ़ी है। ये तो देखिए, कीमत जब बढ़ती है वो सभी की बढ़ती है। आज देखिए, पहले मजदूरी का रेट क्या था, आज मजदूरी का रेट क्या हो गया, तो कीमत तो वो भी बढ़ी है। यानी बढ़ता सभी है, लेकिन लोग क्योंकि नेता केंद्र में ज़्यादा रहते हैं, तो ज़्यादा ध्यान वही रहता है। पहली बार किसका फ़ोन आया था कि आप मंत्री बन गए प्रदेश सरकार में? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से फ़ोन आया था कि आपको ऐसे ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी आवास पे बुलाया गया है। वहाँ मुझे गया था, सुनील बंसल जी भाई साहब का फ़ोन आया। ये क्या तारीख रही होगी, कुछ याद पड़ता है? ये 22 मार्च के आसपास की बात है। पहली खबर फ़ोन से मिली आपको? नहीं, ये नहीं कहा गया कि आप मंत्री बन रहे हो। ये भाजपा ऐसे नहीं कहा जाता। उन्होंने कहा कि कहाँ हूँ, मैंने कहा भाई साहब यहाँ हूँ। ठीक है, ऐसे यहाँ जाओ। मैं गया तो मेरे से कहने लगे शपथ ग्रहण में जाओगे? मैंने कहा भाई साहब हाँ जाना तो है। कहने लगे अब कितने पास चाहिए? मैंने कहा भाई साहब जो आप दे दोगे ले जाऊँगा। कहने लगे हो सकता है तुम 2-4 पास और फालतू भी ले जाओ, कोई बात नहीं है। हो सकता है तुम्हारे पास फ़ोन आएगा मुख्यमंत्री जी के यहाँ से। कोई फ़ोन तो महीने का अभी नहीं आया। ठीक है चलो, इतना उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि तुम्हें मंत्री बना रहे। जब मैं वापस अपने दारुल सभा में आवास था तो वहाँ पहुँचा तो उस समय कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ से बुलाया गया है आपको, तो बुलाया गया। तब आपको सूचना दी गई, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई उस वक्त? हाँ, मुख्यमंत्री जी ने सब लोगों को बैठाया, सब लोगों के साथ बात की, सबको बताया कि ये आप लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा और यहाँ से सीधे अब शपथ में जाना है। तो आपकी क्या बात हुई पहली बार मुख्यमंत्री जी से जब पर्सनली मुलाकात हुई? वो तो एक मीटिंग थी, लेकिन जब पहली बार अकेले में मुलाकात हुई? पहली बार जब महाराज जी से मिलना हुआ तो वास्तव में महाराज जी, देखिए महाराज जी के सामने जाते ही अपने आप ही महाराज जी का जो ऑरा है और एक जिस तरह का महाराज जी का पूरे देश और विश्व के अंदर वो बनाया, तो अपने आप में भी ये गौरव करने वाली बात है कि हम मुख्यमंत्री जी के साथ और योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री जी के साथ काम करें। तो मैंने यही कहा कि महाराज जी जैसा आपके निर्देश होंगे, हमारा प्रयास यही है संगठन और सरकार दोनों साथ लेकर हम लोग कुछ अच्छा परिणाम दे सकें। मुख्यमंत्री जी के शब्द याद पड़ते हैं? कुछ कहा उन्होंने? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने आशीर्वाद देते हुए यही कहा कि मेरी शुभकामनाएं, आप अच्छा करोगे। ऊर्जा विभाग और सैनिक कल्याण दोनों का वर्किंग का नेचर डिफरेंट है, किसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं? आपकी नज़र में कौन सा काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए, महत्वपूर्ण तो दोनों ही विभाग हैं। ऊर्जा विभाग क्या है, वो आवश्यकता से जुड़ा हुआ है, यानी वो आम आदमी से जुड़ा हुआ विभाग है और उससे अप्रोच आपकी ज़्यादा होती है। लेकिन आज जो विभाग मुझे मिला है, मुझे खुशी इस बात की है कि मैं जिस विभाग में हूँ, जो देश के प्रति देश प्रथम वाली बात हम लोग करते हैं ना, तो आज जब मैं हमारे ब्रिगेडियर हैं, जनरल साहब हैं, जो हमारे डायरेक्टर जनरल हैं, यानी उन लोगों के साथ बैठता हूँ तो मुझे फील आता है कि मैं भी, मुझे लगता है कि मैं भी फोर्स में ही हूँ। आज उनके साथ जिस तरह से आप एनसीसी में भी रहे? हाँ, मैं एनसीसी किया, मैंने एमएम कॉलेज में एनसीसी किया, तो एक कनेक्ट बन जाता है। हाँ, तो आज उन लोगों के साथ बैठकर दूसरा वो परिवारों के साथ मैं काम कर रहा हूँ जिन परिवारों ने देश के लिए शहादत दी है, देश के लिए सेवा करते हुए वो आज पूर्व सैनिक के रूप में, तो उनके बीच में लगता है, तो आज मुझे भी ये लगता है मैं भी सैनिक परिवार से ही हूँ। मंत्री रहते हुए सारे फैसले अपने नहीं होते, प्रशासनिक मजबूरियां, कानूनी मजबूरियां, जनता की अपेक्षाएं, सरकार की इच्छाएं, बहुत कुछ होता है। तो कभी ऐसा लगा कि आपके भीतर कोई संघर्ष चल रहा है इनको लेके, कि लग रहा है कि नहीं मैं वैसा नहीं कर पा रहा जैसा करना चाहिए? देखिए, ये तो समन्वय हम लोगों को बनाना पड़ता है क्योंकि हम लोग सरकार में हैं, तो हम लोग सिर्फ एक तरफा नहीं हो सकते। देखिए, जो भी आते हैं हमारे पास, वो देवतुल्य कार्यकर्ता या कोई नागरिक हमारा आ रहा है, वो एक उम्मीद के साथ आता है। आपकी कहानी काफ़ी करिश्माई है। सेंट्रल मार्केट का इशू हुआ, महिलाएं आपके आवास पे डिमोस्ट्रेशन कर रही थी,
और आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों में कहा कि शायद अब ये मंत्री नहीं रहेंगे, और ठीक उसी के कुछ ही पलों बाद, कुछ ही समय बाद आप प्रमोट हो जाते हैं। तो इसको किस तरह से देखते हैं एक जनप्रतिनिधि के तौर पर? देखिए, मुझे लगता है जो हमारी वो मातृशक्ति आई थी वो अपने काम के लिए आई। उनके साथ बैठ के एक जनप्रतिनिधि, क्योंकि मैं उनके द्वारा ही चुना गया विधायक हूँ, तो वो उनका काम था, वो आए मेरे पास। मुझे जो प्रयास करने चाहिए, जो प्रयास करने हैं, वो मैं कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री से लगातार हम लोग बात कर रहे हैं। और देखिए, विरोधियों का जो काम है बेचारे वो भी अपना काम कर रहे हैं, सबके अपने अपने काम है, लेकिन अपना प्रयास यही है कि हमें मेहनत करनी है, भगवान पे विश्वास। राजनीति में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि जिनमें अक्सर नेताओं का नाम जुड़ जाता है, चाहे अनचाहे। ये एक अलग बात है कि फैक्ट फाइंडिंग्स बाद में होती है, तथ्य बहुत सारे बाद में आते हैं। आपने ऐसे मुश्किल जो वक्त आपके साथ, आपके राजनीतिक करियर में ऐसे मुश्किल वक्त कई बार आए, खुद मैंने इसको देखा, तो आप क्या महसूस करते हैं? आपने कैसे सामना किया इन मुश्किल हालातों का? देखिए, दुख तो होता है जब आप कहीं इन्वॉल्व नहीं हो, आपका कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और आपका फोटो यदि उसके साथ है, आपके साथ वो कभी देख लिया। देखिए, हम लोग पब्लिक डोमेन में रहने वाले लोग हैं, हम लोग हमेशा लोगों के बीच में हैं, और आज इस तरह का सोशल मीडिया और मोबाइल सबके हाथ में, कौन का फ़ोटो ले रहा है ये कह नहीं सकते। लेकिन बिना किसी सच्चाई के जाने जब इस तरह का प्रचार किया जाता है तो कहीं ना कहीं दुख तो होता है, लेकिन फिर भगवान ही वो ताकत देते हैं। और अपने जो भी संगठन के वरिष्ठ लोग हैं उनकी जानकारी में विषय लाने के बाद अपने आप को ऐसा लगता है कि विषय बता दिया गया, आप जो निर्णय लेना इन्हें लेना है। तो जब भी कोई ऐसी घटना होती है, जो मैं वरिष्ठ लोग हैं सब अपनी जानकारी देता हूँ। ये पत्र मेरे पास है, इसमें 9 मई को माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे 2017 में, 10 मई से एक दिन पहले क्रांति की पूर्व संध्या पे। तो महाराज जी को मैंने ये 13 मांग दी। इनमें से मैं कह सकता हूँ कि 2 मांग छोड़ दूँ यदि, तो मैं सारी की सारी भगवान के आशीर्वाद से और महाराज जी के सहयोग से। इसमें आपने लिखा है कि मेडिकल कॉलेज को एम्स बनाया जाए, आईटी पार्क बने, स्टेडियम अपग्रेड हो, और बस डिपो एक की बात रखी है, कताई मिल की बात इसमें रखी है, संजय वन के रेनोवेशन की बात है, आउटर रिंग रोड है, कावड़ मार्ग का इशू रखा है, खेल विश्वविद्यालय की डिमांड की गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की डिमांड की गई, हवाई अड्डे की डिमांड इसमें है, गगोल तीर्थ के रिनोवेशन की बात इसमें है, और एक इंडस्ट्रियल जोन डेवलप करने की बात है। यहाँ मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि कई इश्यूज़ तो ऐसे हैं, जैसे खेल विश्वविद्यालय बन चुका, आउटर रिंग रोड पर काम चल रहा है, लेकिन लटका हुआ क्यों है? इसमें बड़ी देरी हो गई। एक खास बात और है जो आपके क्षेत्र से जुड़ी हुई है। आप चूँकि सिर्फ आज एक विधायक नहीं हैं, मंत्री हैं प्रदेश सरकार में, तो उस तौर पर अगर देखते हैं तो कई बड़े प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो मेरठ दक्षिण विधानसभा क्षेत्र को टच करते हैं। नमो भारत ट्रेन इसी में चली है एक बड़े हिस्से में, इस आपके क्षेत्र के, और इसी हिस्से में आउटर रिंग रोड भी टच कर रही है। गंगा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी भी आपके क्षेत्र में, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो कनेक्टिविटी के लिहाज से कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन बिजली बम्बा बाईपास का चौड़ीकरण हो या आउटर रिंग रोड का काम अभी अधूरा है, इस तरह के प्रोजेक्ट्स हों, तो इनकी क्या वजह रहती है? ये क्यों लेट हो जाते हैं? देखिए, एक्चुअली हुआ क्या, कुछ चूक इस तरह से हुई थी। जो इनर रिंग रोड की हम लोग बात कर रहे हैं, जो शुभारती से आनी है, हम लोग लगे हुए हैं उस पर। मुझे विश्वास है जिस तरह से महाराज जी का मार्गदर्शन है, और महाराज जी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि चुनाव से पहले पहले हम लोग इनर रिंग रोड को, जो ये अटका हुआ पुल है, इसकी जगह हम लोग और चौड़ा पुल वहाँ पे बनवा देंगे। 2 ROB हमारे बनने हैं, कुछ काम हुआ भी है, अभी उसमें प्रक्रिया चल रही है। जो रानपुर का जो लटका, मैंने कहा वो पुल, क्योंकि उसकी और चौड़ा पुल, मैंने कहा कि उससे बड़ा पुल हम लोग बनवा देंगे। अभी हम लोग कताई मील, क्योंकि वो पूरे प्रदेश का विषय है, 3 यूनिट ऐसी हैं जिन पर निर्णय होना है। एक हमारा हवाई अड्डे के भी लिए हम लोग प्रयासरत हैं, और ये इनर रिंग रोड, इन पे हम लोग काम कर रहे हैं। इनर रिंग रोड तो मुझे विश्वास है कि हम लोग 2027 के चुनाव से पहले पहले बनवा लेंगे। मेडिकल कॉलेज को एम्स के तौर पे अपग्रेडेड करने का काम, देखिए, वो सुपर स्पेशलिटी आप देख सकते हैं कि पूरा हॉस्पिटल बना है हमारे यहाँ पर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम मांग जो हमने 2017 में की वो पूरी हो चुकी है। और इसके अलावा भी क्षेत्र के अंदर एक डिग्री कॉलेज, एक राजकीय इंटर कॉलेज और एक कस्तूरबा गांधी इंटर कॉलेज आवासीय, ये भी एक ऐसे काम हैं जो
यहाँ पर मेरठ के अंदर अपनी विधानसभा में हम लोगों ने कराए हैं। और जो आपने कहा कि कनेक्टिविटी के, मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे भी दक्षिण में ही शुरुआत होती है, गंगा एक्सप्रेस गंगा एक्सप्रेस वे भी वहीं कनेक्ट होता है, और रैपिड ट्रेन का एक बड़ा रैपिड ट्रेन हिस्सा। भी आप कह सकते हैं। और इंटीग्रेटेड टाउनशिप, वो भी मेरठ के ही 2 टाउनशिप आ रही हैं, एक आवास विकास की और एक MDA की, दोनों मेरठ दक्षिण के अंदर ही। जागृति विहार एक्सटेंशन भी मेरठ दक्षिण में ही है। जी। इतना वो बहुत उस तरह से जैसे डेवलप हो जाना चाहिए था, नहीं हो पाया। देखिए, कुछ गतिरोध उसमें अंदर जो समस्याएं थी वो किसानों का और सरकार का कोई विषय था। 3 योजनाओं के विषय को लेकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया था, उसमें हम लोग आगे भी बढ़े हुए प्रतिकर का उनका विषय है, उसमें कुछ चेक हम लोगों ने दिवाए थे। कुछ बड़े किसानों को जो ज़मीन दे जानी थी, वो कोविड का एक पीरियड रहा, इस वजह से भी थोड़ा अवरोध हुआ, लेकिन वो चिन्हित कर ली गई है। अभी भी हम लोग यहाँ से फाइल शासन में गई हुई है, मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। तीनों योजनाओं वाला, चाहे वेद व्यासपुरी, लोहिया नगर और गंगानगर, इन तीनों पर प्रयास चल रहा है, महाराज जी के संज्ञान में है, और मुझे लगता है कि जल्दी हम लोग उसमें पॉजिटिवली रिजल्ट देंगे। अभी कौन सा सपना ऐसा है जो पूरा होना बाकी है? आप छात्र थे तो छात्र संघ के अध्यक्ष बनने का सपना देखा, आप लड़े, हारे, जीते। आपने विधायक बनने का सपना देखा, टिकट मिला, कटा, जीते, 2 बार जीते। अब मंत्री हैं, मंत्री में भी आप प्रमोट हो गए, राज्य मंत्री से स्वतंत्र प्रभार हैं। तो अभी कौन सा सपना बाकी है? देखिए, मेरा एक ही सपना है। तो यह थी डॉक्टर सोमेंद्र तोमर की राजनीतिक यात्रा के पहले एपिसोड की कहानी। 2012 में टिकट कटने से लेकर राजनीतिक मुश्किलों के वक्त में और फिर 2017 में विधानसभा तक दोबारा पहुंचने का सफर। लेकिन किसी भी नेता की राजनीतिक कहानी सिर्फ चुनाव और टिकट से नहीं बनती, उसके पीछे एक लंबा सफर होता है। अगले एपिसोड में हम उसी सफर में और पीछे जाएंगे। बात होगी डॉक्टर सोमेंद्र तोमर की छात्र राजनीति की। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने वाले सोमेंद्र तोमर आखिर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ कैसे पहुंच गए? छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव पहली बार कैसे हारे और फिर दूसरी बार जीत कैसे हासिल की? ABVP से जुड़ने का फैसला क्यों लिया? हॉस्टल की ज़िंदगी कैसी थी? पहली बाइक कौन सी खरीदी थी? पहला फ़ोन कब मिला था? इन सब छोटे छोटे अनुभवों ने एक छात्र को धीरे धीरे एक नेता के रूप में कैसे तैयार किया। यानी अगले एपिसोड में कहानी उस दौर की होगी जब राजनीति की बड़ी मंजिलें सामने नहीं थी, लेकिन एक नेता तैयार हो रहा था। तो देखते रहिए, अगला एपिसोड बहुत जल्द रिलीज होने जा रहा है, उसे देखना ना भूलिएगा।